नमस्कार साथियों। आज एक नया वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो है अर्ली सिविलाइजेशन एंड वर्ल्ड के ही एक दूसरा टॉपिक है जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन या नाइल रिवर सिविलाइजेशन या नील नदी नील घाटी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता जिसके नाम से आप परिचित हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। अ, जैसे विश्व की चार महान सभ्यताएं जिसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और उसी प्रकार से चाइनीज सिविलाइजेशन और बाद में हेलेनिस्टिक या यूनानी सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। आज मैं आपके बीच मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करूंगा। और मिस्र की सभ्यता ऐसा माना जाता है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें या मिस्र की सभ्यता, ये अपने आप को इनका अपना दावा होता है कि ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे एक मैप है उसके सामने, आप देख रहे हैं कि ये इसके जो मिस्र है या इजिप्ट है उसके नॉर्दर्न इसमें आपको जो लोअर इजिप्ट वाला हिस्सा है उसके मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है। और इसके जो ईस्टर्न साइड में आपको दिखाई दे रहा है रेड सी, लाल सागर। तो उसके बीच में ये नाइल रिवर और दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। और आप नक्शे में, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, खास करके उन बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी आप इतिहास पढ़ें तो जरूर ये कोशिश करें कि आपके साथ एक एटलस हो और आप मैप बना के, और जब आप आंसर भी लिखें तो पहले आप मैं ये नहीं कहता कि एकदम परफेक्ट मैप बने, लेकिन वो एक ड्रॉ कर देंगे तो जो एग्जामिनर है उसके सामने एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि मैं एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ और कॉपियां जब हम चेक करते हैं तो ऐसे बच्चों की जब कॉपियां आती है जिसमें मैप डिजाइन किया हुआ है और उसको प्रॉपर बनाया है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और ऑब्वियस है कि बिना मैप का जो आंसर दिया गया है और जो मैप के साथ है तो उसको कह सकते हैं उसको एक एज मिल जाता है और उसको ज्यादा कुछ नंबर ज्यादा मिल जाता है। तो ये दूसरा नक्शा है, आप देख पा रहे हैं कि इजिप्ट को दो हिस्सों में है, एक लोअर इजिप्ट और दूसरा है अपर इजिप्ट। और लोअर इजिप्ट के तरफ में जो आप देख पा रहे हैं मेडिटेरियन सी वाला दिख रहा है, और रेड सी से जो करीब दिखाई दे रहा है अफ्रीका के नक्शे के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं। और उसके अंदर मिस्र ये दिखाई दे रहा है। और ये नाइल रिवर जो है ये कई देशों से होते हुए मिस्र से भी बहती है, और मिस्र का की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। और ये एक और नक्शा है जिससे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से नाइल रिवर अलग अलग इससे होते हुए जा रही है ना। तो ये एक मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैप स्टडी जरूर करिए। और मैप बनाना आसान है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं। और आप जब आंसर लिखें, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात हो, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन, किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें, यदि आप मैप बना देंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। अब हम जब बात करते हैं कि ये जो मिस्र की सभ्यता है, आपने देख लिया कि किस प्रकार से, और लगभग इसको अलग अलग इसमें माना गया है कि 4000 वर्ष पूर्व ये खोजा गया और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में नील नदी के तट पर की गई है। इट वॉज established ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच विथ। और ये जो है नील नदी के तट पे होने के कारण यहाँ पे हर साल जो फ्लड है, जो बाढ़ है, आती है बाढ़ अपने साथ जो है बहुत सारा एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी लाकर यहाँ पे रख देती है। इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। और ये जो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, मैंने कहा जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है या हड़प्पा की सभ्यता है या चीन की सभ्यता है, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और इनकी अपनी एक विशिष्ट इतिहास में एक अपना विशिष्ट स्थान है। इनके जो उन्होंने जो चीजें खोजी, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, वास्तुकला के क्षेत्र में हो, तो ये चीजें हम देखते हैं। और खास करके जो हम मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लिपि है, उसी प्रकार से एक पिक्टोरियल जो स्क्रिप्ट हम देखते हैं यहाँ पे भी देखने को मिलता है। साथियों, जैसा मैंने आपको जब मैप दिखा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ ईस्ट में
नॉर्थ और नॉर्थ में है और ईस्टर्न हिस्से में है, यानी कि अब अफ्रीका का जो नक्शा है उसके उत्तरी और पूर्वी हिस्से में है। तो ये जब यदि आप अपने दिमाग में रख लेंगे, मैप के साथ बनाएंगे, एक अफ्रीका का नक्शा बना लीजिए और उसके बीच में आप इजिप्शियन को, इधर मेडिटेरियन सी, आप नॉर्थ में सबसे ऊपर में मेडिटेरियन सी है और ईस्ट की तरफ यदि आप देखेंगे तो आपका रेड सी है। अब उसका मैप बना के यदि आप इसको बना लेते हैं तो आपके दिमाग में इजिप्ट सिविलाइजेशन का पूरा पूरा एक प्रकार से विजुअलाइज कर पाएंगे और आंसर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो मैंने लिखा है, यदि आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लिख पाएंगे। तो जैसा कि लिखा है कि उत्तर पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में बसा हुआ है, एक तरफ पूर्वी हिस्से में लाल सागर है और उत्तरी हिस्से में भूमध्य सागर है। तो अब इनका जो अलग अलग समय में इनका ये हुआ, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण शहर मेम्फिस के नाम से हम देखते हैं कि ये प्राचीन समय में इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसका जो फैलाव है, कह सकते हैं लाल सागर से लेकर नील घाटी के दक्षिण में नूबिया तक फैलाव है इसका। और एक तरफ इसके रेगिस्तान भी दिखाई देता है, मतलब, और यदि हम देखेंगे तो एक तरफ हमको डेजर्ट भी है, लिबियन डेजर्ट है, और एक तरफ ये है। तो इस प्रकार से इसका फैलाव भूगोल हम समझ लें। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि मैप को जरूर कंसल्ट करें। अब जैसा मैंने बताया कि चूंकि नाइल रिवर बह रही है और उसके द्वारा हर साल नदी में जब बाढ़ आती है, जो फ्लड आता है, तो वो अपने साथ जो बहुत सारे सॉइल लेके आता है, एलुवियल सॉइल जिसको कहते हैं, वो लाके वो गाद जो है उसको डिपॉजिट कर देता है उन मैदानी इलाकों में। और इसके कारण क्या होता है, जो एलुवियल सॉइल है या जलोढ़ मिट्टी है, उसमें बहुत सारे ऐसे फर्टाइल या मिनरल होते हैं जो कि बहुत जो हमारे क्रॉप्स हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आप देखेंगे, जितने भी, जैसे इंडिया में जब हम बात करते हैं तो गंगा यमुना का जो दोआब वाला हिस्सा है, तो वहां पे भी जो बाढ़ से लाया गया जो जो एलुवियल सॉयल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, और वो जो है उसके कारण वहां पे सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड। इसी प्रकार का नाइल रिवर में भी हम देखते हैं। और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, इसमें यहाँ की जो विशेषता, हम मिस्र को जब हम नाम लेते हैं तो पिरामिड्स के से हम जानते हैं। बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, मंदिरों जैसे, मतलब एक अलग प्रकार का जो इमारत है इसके कारण, और ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक शामिल भी है। और इस सभ्यता में मैंने आपको कहा था हायरोग्लिफिक्स, हायरोग्लिफिक्स करके, जैसे वहां पे यूनिफॉर्म था, यहाँ पे राइटिंग की जो पद्धति है, जिसको पिक्टोरियल पद्धति थी, इसको हीरोग्लिफिक्स कहते हैं, और डेमोक्टिक थी। यानी कि इस प्रकार से हम यहाँ की लेखन शैली और इसके बारे में बात करते हैं। खास करके ये जो चित्र है इसको आप लोग समझ लीजिए। और बहुत सारे बच्चे जब किताब खोलते हैं, और खास करके मिस्र की सभ्यता में, तो बहुत कंफ्यूजन है। और उस कंफ्यूजन में मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको, बस एक स्मार्ट तरीका है आंसर लिखने का। आप ऐसा ही जो एक डायग्राम मैंने डाला है, ऐसा ही डायग्राम बना दें, और आप उसमें 4 लाइन और लिखें। उसमें लिखें कि लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक बहुत सारे अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जिसमें अर्ली डायनेस्टी पीरियड है, ओल्ड किंगडम है, फर्स्ट इंटरमीडिएट किंगडम है, मिडिल किंगडम है, सेकंड इंटरमीडिएट किंगडम है, न्यू किंगडम है, थर्ड इंटरमीडिएट है, और फिर लेट पीरियड है। यानी कि अब इतने राजवंशों को याद करना एक छात्र के लिए आसान नहीं है, और लगभग कठिन है। मतलब मैं इसको कहूँ असंभव तो नहीं, कुछ भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी अपनी मेमोरी को इसमें डालने के बजाय हम एक स्मार्ट तरीका बनाए कि इन के बीच में यहाँ से यहाँ तक अलग अलग राज्यों का शासन रहा। इतना बता के आपकी बात पूरी हो जाती। यदि मान लीजिए प्रश्न आता है कि मिस्र की सभ्यता की विशेषताओं को लिखिए, तो आप इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे, पहले उसका परिचय बता दीजिए कि मिस्र जो है दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और फिर उसमें से लिखिए कि ये भूमध्य सागर और लाल सागर के इस दिशा में स्थित है, और ये फर्टाइल लैंड के कारण, और इसके कारण ये है, और यहाँ पे इन चीजों का। उसके बाद फिर लिखिए कि यहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हुए अलग अलग समय में ये रहे। इस प्रकार का एक डायग्राम बना दीजिए, तो ये आपके लिए आसान है।
यदि आप उसमें जाएंगे कि उसके डिटेल में जाएंगे कि फर्स्ट किंगडम में कौन था, क्या रूल किया, कौन क्या क्या किया, तो फिर आप उसी में उलझ जाएंगे और आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं खास करके जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं जो इनको पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसके बहुत डीप डाउन ना जाए। इसको ये इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि इन 3-4 हजार सालों में अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय में शासन किया। इस प्रकार का एक डायग्राम आप बना दीजिए। अब आते हैं इनके राजनीतिक संकट। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इतिहास में राजा का नाम यदि किसने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है तो जरूर हमको बात करनी चाहिए, लेकिन यदि इन जनरल हम बात करें तो उनके राजनीतिक संगठन के बारे में हम बात करेंगे, उनकी सेना के बारे में बात करेंगे, वहां के समाज के बारे में बात करेंगे, वहां की कला और वास्तुकला के बारे में बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, कृषि और व्यापार के बारे में। ये प्रमुख चीजें होंगी। तो मेरे इस वीडियो के अंतर्गत आप यही सब देखेंगे। तो पहला जैसा मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजिप्शियन सोसाइटी कैसी थी भाई। तो हायरकी में सबसे ऊपर कौन था, तो यदि हम बात करें तो ये माना गया कि जो द गॉड्स द किंग यानी कि भगवान सबसे ऊपर है, और उसके और उसको उसका जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, किंग, जिसको कि वहां पे उन 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 राजाओं का को फराव कहा, वहां के राजा को द गॉड किंग कहा जाता है। मतलब क्योंकि वो फराओ जो है वेर द ह्यूमन फिगर्स अपॉइंटेड बाय द गॉड देमसेल्व्स, यानी ये माना जाता था कि वहां के राजाओं को नियुक्त करने वाला कौन है, भगवान है, इसीलिए उनको फराओ कहा गया। और फराओ जो है स्वयं देवताओं के द्वारा नियुक्त किए गए। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पूरा जो गवर्नमेंट है, पूरा जो मिस्र का की जो शासन है, वो फराओ के अंतर्गत था। द गॉड, फिर द फराओ, फराओ यानी द अपॉइंटेड बाय द गॉड, ये ऐसी मान्यता है। ठीक है। फिर और ये जब हम देखते हैं कि अब ये जो पद है कैसा है, तो मोनार्की, वंशानुगत, यानी राजा का बेटा राजा। तो फराह के पास पूरी शक्ति थी, और वो यहाँ तक कि धर्म कैसा होगा, क्या मानना है क्या नहीं मानना है, क्या टैक्सेशन होगा, ये सारी चीजें फराह के यहाँ। इसके बाद यदि हम बात करें कि Pharaoh was the ruler of ancient Egypt, and both politically and religiously. And the important thing is that he was the head of the political hand and also the religious. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर इसको फराओ को ये भी माना गया कि द लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स, अपर एंड लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। आप आपने आपने जब मैंने आपको मैप में शुरू में दिखाया था, तो आप जब इस वीडियो के शुरुआत में आप देखेंगे तो मैंने उसमें अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट का मैंने आपको दिखाया है। तो इसको माना गया कि दो भूमियों का स्वामी, यानी कि लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स, इसको कहा गया। और ये भी माना गया कि हाई प्रिस्ट ऑफ एवरी टेम्पल, जो जो मिस्र सभ्यता में जो मंदिर हुआ करते थे उसका सबसे बड़ा पुरोहित था। और ही रिप्रेजेंटेड ऑल द गॉड्स ऑन ऑल द अर्थ, और वो ईश्वर सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार से देखिए कि राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना गया। और आप ये तमाम सभ्यताओं में आप देख रहे हैं, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं, अलग अलग सभ्यताओं की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि प्रत्येक सभ्यता में राजा को देवता का प्रतिनिधि माना गया, यानी देवता के बाद वो उसका स्थान है। और यहाँ पे वो धार्मिक मामले का भी और राजनीतिक मामले का भी प्रमुख है। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में कुछ हाईलाइट किया हुआ है, कुछ अलग कलर में है। आप ये वो लाइन है, जब आप आंसर लिखें तो जरूर इसको मेंशन करें। मैं बार बार कह रहा हूं, और मेरे पिछली वीडियो में भी आपने जो जितने भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें इस प्रकार से हाईलाइटेड पॉइंट को आप अपने आंसर में जरूर इनकॉर्पोरेट। बहुत सारा हो सकता है कि क्योंकि ये संभव नहीं है कि पूरे आंसर में मेरे पूरे स्लाइड का आंसर को लिखा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर लिखें। फिर क्या लिख रहा है कि in Egyptian eyes, the pharaoh was a god himself and who stood between heaven and earth. यानी कि यहां तक माना गया कि जो मिस्र के जो लोग थे ये मानते थे कि वो खुद एक भगवान है, और हु स्टूड बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी स्वर्ग और धरती के बीच में वो खड़ा है, और खुद वो भगवान। इस प्रकार का भी परसेप्शन हम देखते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन। फिर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन आप देख पा रहे हैं, हाईलाइटेड किया हुआ है, फराओ वाज इन चार्ज ऑफ द आर्मी, ही वाज इन चार्ज ऑफ द आर्मी एंड would go to war when his lands were threatened and demanding valuable gifts from the conquered people if victory was obtained. कहने का अर्थ ये है कि राजा सेना का भी
प्रमुख था, और जब युद्ध होता था तो वो उसको शुरू से फ्रंट से लीड करता था। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि फराव को, फराव राजा जो है अकेले अपने से सब चीजें नहीं कर सकता, तो उसकी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक उसका कैबिनेट होगा, एक मंत्रिमंडल होगा। तो उस कौन लोग कर रहे थे? एन एलोबरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स, स्क्राइब्स, ओवरसियर्स एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविल सर्विस डेवलप। और ये देखा जाता है कि जो अधिकारियों का जो क्रम, सिविल सर्विस यानी कि जो हम आईएएस, आईएफएस ये जो अधिकारी कहते हैं, तो क्या है, राजा के यानी कि जो प्रमुख है, शासन का प्रमुख है, उसके कार्यों को चलाने के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति करना। तो राजा के नीचे बहुत सारे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिनमें बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। स्क्राइब्स मतलब होता है विद्वान, जो लेखने लेखन का काम भी कर रहे हैं। ओवरसियर्स, बहुत सारे उनके ओवरसियर्स थे। और इस प्रकार से, एंड इजिप्ट, जो पूरा कंट्री है इजिप्ट, इट वाज डिवाइडेड इन नोम्स। नोम्स यानी इनके राज्य को नोम्स कहा गया। इस बात को ध्यान रखिए, मैं अंग्रेजी में इस चीज को मैंने हाईलाइट किया है, तो हिंदी में भी आपको उस चीज को ध्यान रखना है कि मिस्र को किसमें डिवाइड किया गया? नोम्स में विभाजित किया गया। हिंदी में थोड़ा सा एक मिस्टेक दिखाई दे रहा है मुझे स्क्रीन पे, उसको नोम्स ही पढ़िए, नामांकितों में विभाजित किया गया, दैट इज रॉन्ग। तो उसको मैं आपको याद दिला दूं कि ये टाइपो एरर है। तो मिस्र को नोम्स में विभाजित किया गया। अंग्रेजी हिंदी में भी आप यही लिखेंगे। और प्रत्येक नोम्स जो है वो किसके द्वारा शासन किया गया था? नोमार्क के द्वारा। इसका नाम नोमार्क कहा जाता है, यानी कि उसका जो राज्यपाल था वो क्या कहलाता था? नोमार्क। तो कृपया यहाँ पे हिंदी वाला जो जो है उसमें थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांसलेशन में चीजें गलत हुई हैं, वो नामांकित व्यक्ति द्वारा शासित था। एक्चुअली बात सही है, नोम्स का मतलब या नोमार्क का मतलब यही हो रहा है कि नामांकित। कौन नामांकित कर रहा है? फराव। फराव अपने नीचे रख रहा है रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उसका जो नोमेनक्लेचर है, दैट इज कॉल्ड नोम्स। राज्यपाल क्या कहलाएगा? राज्य क्या कहलाएगा? नोम्स। और उसका जो प्रमुख क्या कहलाएगा? नोमार्क। ये ध्यान रखिए। Pharaoh himself was surrounded in his palace by the high officials, ministers and courtiers। यानी कि राजा जो है बहुत सारे बड़े अधिकारियों और मंत्रियों और कर्टियर्स यानी दरबारियों से घिरा होता था अपने पैलेस में। और फॉर मच इन एंशियंट इजिप्ट हिस्ट्री द फराओ वाज सर्व्ड बाय द पावरफुल चीफ मिनिस्टर कॉल्ड अ विजियर। यानी कि उसका एक प्रमुख मंत्री होता था, जो एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता था, जिसको हम विजियर कहते थे। और विजियर रिप्रेजेंटेड द फराओ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड, ट्रेजरी एंड लीगल सिस्टम। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यदि राजा फराओ के बाद कोई सेकंड पर्सन था, दैट वाज विजियर। विजियर लैंड का भी प्रमुख हो गया, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का यानी जमीन से संबंधित, ट्रेजरी यानी कोषाध्यक्ष के रूप में भी देखते हैं, और लीगल सिस्टम का भी एक प्रकार से प्रमुख अधिकारी के रूप में था। तो विजियर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में था। फराव के शासन को नीचे, उसके निचले प्रॉपर चलाने वाला कोई आदमी था, दैट वाज विजियर। अब हम बात करते हैं मिस्र की सेना के बारे में। तो शुरुआती सेना जो है, जो एंशियंट इजिप्ट की है, तो वो बोज एंड एरोज और स्पीयर्स और राउंड टॉपेड शील्ड्स, ये सारे जो अलग अलग प्रकार के जो उनके हथियार थे, उसके माध्यम से करते थे। और बाद में इन्होंने जब ब्रॉन्ज को अडॉप्ट किया, तो उसके बाद इनके हथियार अलग अलग तरीके से हुए, किया गया। और फिर जो न्यू किंगडम आया, तो उसमें चैरियट्स यानी कि सेना में रथ जो है, उसकी सेना का प्रमुख, पहले रथ नहीं था, लेकिन बाद में जो अलग अलग शासन बाद में देखते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर ही आप देख रहे हैं, अर्ली सिविलाइजेशन के बाद फिर है न्यू किंगडम। न्यू किंगडम की बात आती है, तो न्यू किंगडम में चैरियट्स यानी कि रथ, तो रथ का उपयोग बड़े पैमाने पे आर्मी में होने लगा। और सबसे प्रमुख जो थे सेना में, जो हेड ऑफ द आर्मी, तो वो जो राइडर्स थे, चाहे घोड़े पे घुड़सवार हो, चाहे इस प्रकार के, तो ये सेना आपको दिखाई देती है। और इस प्रकार से जो सेना का प्रमुख कमांडर हुआ करता था, और कमांडर अपने तरीके से सेना को एक प्रकार कर रहा था। और फराव जो है सेना का प्रमुख अधिकारी था। यहाँ पे भी आप देखिए कि फराव का जो हिंदी में फिरौन लिखा है, एक्चुअली वो फराव है। भूमिका महत्वपूर्ण थी। और बेसिकली किसी भी सेना का उपयोग क्या है? किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सभ्यता में सेना का उपयोग क्या है? विदेशी आक्रमण से अपने को बचाना है। बेसिकली सेना
का जो कॉन्सेप्ट ही, आर्मी का कॉन्सेप्ट ही आया कि हम आत्मरक्षा के लिए, यानी कि बाहर से कोई हमला होगा तो हम उससे 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 हम अपने आप को बचा सकें, इसके लिए सेना को। बाद में राज्य विस्तार बाद की बात है, पहले तो सेना हम रखते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो पहला है विदेशी आक्रमण से रक्षा करना था, दूसरा, और यदि उसके बाद जब हम इस लेवल पे हो गए कि हम अपनी रक्षा तो कर पा रहे हैं, अब हमारी इतनी सेना बढ़ गई कि हम अब दूसरे पे कब्जा भी कर सकते हैं, तो ये भी काम हम देखते हैं। अब आते हैं जो है इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन। तो एज यूजुअल, चूंकि नाइल रिवर सिविलाइजेशन, नील नदी घाटी का योजना है और उसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ है, तो ऑब्वियस है यहाँ का जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, तो एग्रीकल्चर बेस्ड था। और चूंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था तो सरप्लस प्रोडक्शन था। सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि अधिशेष, यानी कि जितना हमको अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक है उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। और जब ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो आप कहाँ खर्च करेंगे? अपनी सुविधाओं में, चाहे अच्छा घर बनाएं, चाहे अपने लिए अच्छे कपड़े लें, अपने घर की सजावट के लिए मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप ये करें। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो एंशियंट जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में सरप्लस प्रोडक्शन के कारण यहाँ पे बहुत समृद्धि आई। और इस प्रकार से ये पूरा जो एरिया है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। मैंने पहले इस बात को बोला है कि चूंकि नाइल रिवर का ये था, क्षेत्र था, चूंकि उसमें बाढ़ बहुत आते थे, बाढ़ आने के कारण इसमें जो मिट्टी का जो गाद इकट्ठा होती है, जिसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल को जो लाके जो डिपॉजिट कर रहा है साइड में, तो जो प्लेन लैंड में, तो वहां पे वो फर्टाइल लैंड पाता है। इस कारण से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि मिस्र की सभ्यता में हम देखते हैं बहुत तरक्की। आगे यदि बात करें कि अब यदि चूंकि नाइल रिवर पूरे देश के अंदर बीचों बीच से जा रही है और उसका पूरा एक फैलाव है, बड़ा फैलाव है, तो और ये केवल मिस्र में नहीं है, दूसरे देशों में भी इसका ये है। तो जलमार्ग जो है, यानी कि जो इसका जो वाटरवे जो है, ग्रेट वाटरवे जो दिखाई देता है हमको, वो बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। तो ये जो जलमार्ग है, उसके कारण जो वाटर ट्रांसपोर्ट हमेशा यहाँ पे चीपर रहा, और इसके लैंड ट्रांसपोर्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है रादर देन वाटर जो ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, इस कारण बड़े जो नाव और जहाजों का हम देखते हैं, और इसलिए एक शहर से दूसरे शहर में इनका व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने के बाद कई चीजें, हाथी दांत का व्यापार है, सोने का व्यापार है, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का जो जो उसके फेदर्स हैं उसका उसका व्यापार हम देखते हैं। इसी प्रकार से जो स्लेव्स हैं उनको उनकी उनकी भी खरीदी बिक्री का ये काम होता है, विदेशी। और इस प्रकार से जो इसका जो कनेक्शन है फिर दूसरे सिविलाइजेशन से हुआ, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कनेक्शन दूसरे सिविलाइजेशन से भी हम देखते हैं। तो यहाँ का व्यापार बहुत ज्यादा हमको दिखाई देता है, मतलब हित्ती के साथ, सीरिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ भी हम व्यापार देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आइवरी, गोल्ड, ऑस्ट्रिच फीदर और ब्लैक स्लेव्स, यानी कि यहाँ के जो स्लेव्स के रूप में जो दास थे, उनकी डिमांड भी दूसरे सिविलाइजेशन में थी। यहाँ से लोग जो व्यापार में आते थे कि भाई हमको लेना है अपने काम के लिए, दास खरीदने, तो वो यहाँ से जा रहे थे। तो इस प्रकार से हम ट्रेड यहाँ का देखते हैं। मिनरल्स चूंकि बहुत ज्यादा ये जो लैंड है फर्टाइल लैंड भी था, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका अल्बास्टर जो है, कर्नालाइन है, एमरल्ड है ना, और माइंड प्रोफरी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। गोल्ड माइंस न्यूबिया में हमको दिखाई देता है, कॉपर दिखाई देता है, आयरन डिपॉजिट्स हमको देखते हैं इजिप्ट में। तो इस तरीके से मिनरल्स के मामले में भी बहुत रिच, मतलब यहाँ की रिसोर्सेज बहुत रिच हैं। और चाहे आयरन हो, चाहे आपका कॉपर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे लाइम स्टोन हो, ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। इस कारण से यहाँ पे उसका इसका मतलब एक समृद्ध साम्राज्य हमको दिखाई देता है। चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे ट्रेड की बात करें, चाहे मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, ये हमें दिखाई देता है। अब आते हैं साथियों, इजिप्शियन रिलीजन के बारे में बात कर लें। और मैंने आपको बताया कि द इजिप्शियन रिलीजन प्रैक्टिस पॉलिथिस्ट religion, and that is very venerated various gods whom they identified with different phenomena of nature. And in every ancient civilization you find you will see that first of all they worshipped the nature god,
लाइक विंड, थंडर, फर्टिलिटी एंड लाइक दैट सन। मतलब ये प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति की पूजा प्रत्येक समाज में, प्रत्येक सभ्यता में हम देखते हैं। उसी प्रकार से मिस्र में भी जो बहुत सारे प्रकृति से जुड़े हुए देवताओं का नाम हम पाते हैं प्रमुखता के साथ। जैसे इसमें से जो प्रमुख देवता है रॉ, रॉ जो है द सन गॉड के रूप में, यानी सूर्य देव के रूप में। आइसिस एक देवता का नाम मिलता है जो प्रकृति और जादू की देवी के रूप में हम देखते हैं। होरस एक देवता मिलते हैं जो युद्ध के देवता के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ओसिरिस जो है मृतकों के देवता, जैसे हमारे यहाँ यमराज है वैसे ही ओसिरिस वहां पे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे देवी देवताओं का हमको उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसी मान्यता है, और पूरा फिर से पुनर्जीवन होगा। इसलिए आपको इस पूरी सभ्यता में एक नई चीज दिखाई देती है, वो ममीकरण, जो ममिफिकेशन, यानी कि मरे हुए आदमी को उसको प्रॉपर केमिकल के साथ उसको लपेट के रखा जाता था ताकि हो सकता है पुनर्जीवन। तो इस प्रकार की धार्मिक आस्थाएं भी थी। और बहुत सारे देवताओं का नाम हम देखते हैं। इसके अलावा हमको एक द किंग किंग रूलर ऑफ थिविस जब राजा बनते हैं तब उस समय हमें दिखाई देता है कि लोकल गॉड अमुन बिकेम द चीफ गॉड। एक अमुन करके एक स्थानीय देवता थे, वो अब प्रमुख देवता हो गए। और अब जो रॉ यानी सूर्य का देवता और अमुन दोनों मिलके बन गए अमुन रॉ। तो अब अमुन रॉ, इस प्रकार से भगवान, कभी वो जो प्रमुख देवता थे वो बाद में दूसरे हो गए, जो दूसरे जो नीचे गॉड थे वो प्रमुख हो गए। ऐसा आप वैदिक सिविलाइजेशन में भी आप देखते हैं कि इंद्र जो है बहुत उसमें है, उत्तर वैदिक में जाके उसकी कम हो जाता है। इसी प्रकार से रुद्र का नाम आता है, विष्णु का नाम आता है। ऐसे अलग अलग देवताओं का ये डिपेंड करता है कि अलग अलग सभ्यता में किसी, जैसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म देखते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय जो जो वैदिक धर्म था वो खत्म, लेकिन हम एक देखते हैं कि नए नए धर्म का उदय हुआ, नए पंथ का उदय हुआ, फिर दूसरे का आया। इस प्रकार से अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं ऐसा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। और जो भगवानों की जो भगवान है वो मंदिर में पूजा किया जाता था, जो जो पुरोहित चलाते थे। लेकिन दिस वेर नॉट नॉट अपरेंटली प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, ये पब्लिक प्लेस नहीं था जहाँ पे आप पूजा करते। गॉड्स इमेज वॉज लोकेटेड वॉज यूजुअली सील्ड ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो भगवान है उस मंदिरों में एक प्रकार से उसको दुनिया, बाहरी दुनिया से बंद करके रखा जाता है कि उसको प्रदर्शन का चीज नहीं। ओनली ऑन ओकेजन्स, और कुछ ओकेजन्स पे द गॉड ब्रॉट आउट एंड शोन टू द पब्लिक, यानी कि अमूमन भगवान को मंदिरों में बंद रखा जाता था। पुरोहित उसकी पूजा करते थे, लेकिन आम पब्लिक के लिए कभी कभी ही खोला जाता था। तो ये एक बड़ा अलग प्रकार की बात है जो हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और जो सामान्य जो मिस्रवासी हैं वो अपने घरों में देवी देवताओं की पूजा करते थे, छोटी घरेलू मूर्तियों का उपयोग करते थे और उससे करते। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि हम सब अपने घर घर में छोटा सा मंदिर है या उसमें पूजा करते हैं, भगवान देवी देवता है, वो अलग चीज है। लेकिन हम बाहर मंदिर में भी जा, वहां भी पूजा हो रहा है। लेकिन वहां पे ये था कि वहां के जो मंदिर है वहां पे आम आदमी रोज नहीं जा रहा है, कभी कभी किसी बड़े ओकेजन पे भगवान का प्रदर्शन किया जाता था। तो ये एक अंतर हमें दिखाई देता है मिस्र की सभ्यता में। अब आगे बात करें साथियों तो मिस्र के धर्म के ही बारे में बात कर लें। कि मैंने बताया कि धर्म की जो बिलीफ थी कि आफ्टर लाइफ, जो जीवन के बाद भी कोई जीवन है, इस प्रकार का माना गया। और इसके कारण से प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल बॉडी बाय मोमिफिकेशन, ये मैंने आपको पहले बताया कि उनका मोमिफिकेशन करने की जो बात थी इस प्रकार से देखा गया। और इस तरीके से इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और ये मान्यता थी कि जो आदमी अच्छा कर्म किया होगा तो जैसे सम पीपल बिकम डिसएम्बॉडीड सोल्स एंड और घोस्ट, कुछ लोग भूत बन जाते थे और अच्छी आत्मा नहीं थे। लेकिन कुछ और वॉन्डरिंग ऑन द अर्थ, जैसा हमारे यहाँ मानते हैं कि यदि आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा घूमते रहेगी, भटकते रहेगी, ऐसे ही कुछ मिस्र में भी थे। देखिए प्राचीन सभ्यता में आपको ये लगेगा कभी कभी कि जो हम सब कर रहे हैं, जो हमारे अंधविश्वास है, हमारी जो मान्यता है, वैसी मान्यता आपको मेसोपोटामिया में भी दिखाई दे रही है, मिस्र में भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही कुछ जो है आपको मिस्र में देखते हैं। आप बोल रहे हैं कि सम पीपल बिकम डिसम्बर्डेड सोल्स, जो ऐसे भूत बन जाते थे। और ऐसी आत्माएं थी जो अच्छी आत्माएं नहीं थी, जिन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, बट इफ जज्ड वर्दी अ पर्सन कुड बिकम अ ब्लेस्ड वन एंड लिविंग इन ए लैंड ऑफ गुडनेस एंड प्लेंटी। यानी यदि कोई आदमी मतलब अच्छा है तो वो उसको धन्य कहा गया। धन्य यानी कि वो उसको अच्छा अच्छी आत्मा मानी।
कि ये आत्मा इसने चूंकि अच्छा किया था तो इसको देखिए अच्छा ये मिला, तो इसकी आत्मा भटकेगी, इसको पुण्य, उसको पुण्यात्मा कहा गया। इस तरीके की भी अवधारणा हम देखते हैं। अब आते हैं साथियों, वास्तुकला पे बात कर लेते हैं। और इस पे मैं, चूंकि स्लाइड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इस पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। यदि हम बात करें तो वहाँ की जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, जो वास्तुकला है, वो ये है कि जो वो जो हमारा जो फ्यूनरी आर्ट है, जो मरने के बाद आदमी को उसको कब्र बना के उसको बनाया गया, उस आर्ट के कारण इसकी अपनी अलग पहचान, उसकी अलग ये है। और इसको हम देखते हैं, इसको मैं आगे और बात करता हूँ। जैसे इसके जिसको जो पिछली स्लाइड में देखा उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि मिस्र की वास्तुकला का मुख्य प्रतीक क्या है? पिरामिड। अब पिरामिड जो है पत्थरों से बने हुए हैं और इनकी बहुत इतने पुराने हैं, और आज भी सेवन वंडर्स में इनको गिना जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस पिरामिड के अंतर्गत में जो इंसान के बॉडी को लेप लगा के, केमिकल्स लगा के उसको रखा गया है, और बहुत इसमें रखा गया है। और उस ममीफाइड बॉडी के साथ, उनके साथ जो रखा गया है, उनकी पसंद की चीजें भी रखी गई हैं। क्या उनको पसंद था, कीमती सामान क्या था, वो सारी चीजें उनकी बॉडी के साथ रखा गया। अब सवाल ये है कि चूंकि ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे, और ये जो पूरा आप शेप देख रहे हैं, आप देखेंगे जो पिरामिड का, तो एक प्रकार से इसमें ये देख के समझ में आता है कि ये लोग मैथमेटिकली बहुत करेक्ट रहे। तो यदि मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान, साइंस का बहुत अच्छा ज्ञान, तभी ये कर पाए। और यहाँ पे एक मेजरमेंट हमको दिखाई देता है जिसको हम एल्बो कहते हैं, यानी कि एल्बो से उसकी नाप, मतलब एल्बो नाम की इकाई से ये कहा गया। तो इसको इसको आप देखिए, ये देखिए, ये जो गिजा का पिरामिड है, और उसे आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग इस प्रकार के आकृतियों में, और ये आज भी है। आप इंटरनेट पे देखेंगे, जब इमेजेस में जाएंगे तो बहुत सारी इमेजेस है, मैं एक दो इमेज ही लेकर आया हूँ। और ये गीजा का पिरामिड आपको दिख रहा है, जो सबसे साइड में है, ऊपर में। और जो इसका जो नाप है, जिसको हम रॉयल एल्बो और रॉयल एल्बो के नाम से कहा गया, और ये लगभग 0.52 4 मीटर के लेंथ के बराबर है। एल्बो का जो नाप है वो आधा मीटर के बराबर है। और इसको कह सकते हैं कि 7 अंगुल इंटू 7 फिंगर्स, यानी कि 4 के मल्टीप्लाई करें तो उस हिसाब से इसको 28 अंगुल की माप होती है। और ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जो है, आप जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वो जो है फराओ जो थे कुफू, उनके द्वारा बनाया गया 2570 के आसपास। और इसका जो बेस मेजरमेंट है, ये है आपका 230.56 मीटर से 230, मतलब इसका जो बेस मेजरमेंट है 230 बाई 230 मीटर का बेस है। तो इतना लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है। और इसका कंस्ट्रक्शन करने में आपको बता दूं कि अराउंड 20 ईयर्स का समय लगा, 20 साल से अधिक का समय लगा। और 10,000 मजदूरों ने इसमें काम किया, लोगों ने काम किया। और ये जो है, इट इज करेंटली द ओल्डेस्ट ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया। और इस प्रकार से, हालांकि जो पिरामिड्स थे उसमें बहुत सारी ऐसी कीमती, मैंने आपको बताया कि जो कब्र थी जिसमें ममीज को रखा गया था, उसमें बहुत सारी जो मरने वाले रॉयल फैमिली के जो लोग थे, उनकी बहुत बेसकीमती चीजों को, सोना, जवाहरात, सब ज्वेलरीज रखी जाती थी और चीजें रखी जाती थी। लेकिन बाद में जब दूसरी सभ्यता के लोगों ने इस पर अटैक किया तो उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, उसको लूटा। तो इस प्रकार से ये चीजें दिखती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना इतना आक्रमण और ये सब होने के बावजूद भी, आज भी ये अपनी चीजों को समेटे हुए। लेकिन बाद के दौर में हम बात करें तो पिरामिड के बाद के काल में इस प्रकार का इसके अलावा भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हम देखते हैं, जो जो पैलेसेस के रूप में है। उसको मैंने अभी आपको तस्वीर में नहीं दिखाई, लेकिन आप यदि चाहें तो जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई देंगे। तो बड़े बड़े पैलेसेस के उनके स्ट्रक्चर हैं, जो आज भी सुरक्षित हैं और दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अद्भुत नमूना है। अ, अब मैं, चूंकि साथियों बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको फटाफट बता दूं कि सबसे पहले जो इनका, जो जैसे मैंने कहा था जब हम मेसोपोटामियन बात कर रहे थे, तो वो भी दावा करते हैं कि कैलेंडर हमने सबसे पहले दिया। वैसे ही मिस्र के लोग भी कहते हैं कि मैथमेटिक्स और जो एस्ट्रोलॉजी है, और
24 आवर्स अ डे जो होता है उसका जो डिवीजन है, 365 डेज का जो ईयर होता है, ये सारी चीजों का गणना ऐसा दावा किया जाता है कि इजिप्शियन ने किया, और इसको इजिप्शियन कैलेंडर के रूप में भी हम देखते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो लिखने की जो प्रणाली थी, इसको जैसे वहाँ पे अपनी एक अलग पिक्टोग्राफिक तरीका है, जिसको हीरो ग्लाइफ्स कहते हैं, हीरो ग्लिफ्स के रूप में हम देखते हैं। जैसे हमने बताया था क्यूनिफॉर्म था, मेसोपोटामिया की लिपि थी, यहाँ का है हीरोग्लिफ्स, जो सिस्टम बेस्ड ऑन द ड्राइंग एंड सिंबल्स, ये चित्र के भांति दिखाई देती है इनकी देखने के बाद। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करें तो जो कि हम जैसे पिरामिड्स में उनकी बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि कितने आसान तरीके से इन लोगों ने मतलब जो स्किल्स दिखाए हैं, तो चाहे उसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, चाहे ज्यामिति की बात करें, तो ये उनको ज्ञान जरूर रहा होगा। अब हम बात करते हैं चूंकि नील नाइल रिवर सिविलाइजेशन है, नील घाटी का योजना है, और तो मैंने आपको बताया कि वाटर वे या वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत पॉपुलर था। तो वाटर ट्रांसपोर्ट पॉपुलर था, तो आप समझ सकते हैं 3000 साल पहले हमें मिस्र में जहाज 75 फीट लंबा मिस्र में जहाज का बनाने का प्रूफ मिलता है। तो और लकड़ी के तख्तों से बना हुआ ये मिलता है। इस प्रकार से इसका यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि लकड़ी से और उसको किस प्रकार से उसका, तो ये भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को दिखाता है कि उस समय इतने बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करना, ताकि बहुत आसानी से यहाँ से वहां तक जो वाटरवे से ट्रेड एंड बिजनेस किया जा सके। फिर जो हल जो कि खेती के लिए हल का प्रयोग करते हैं, तो उसका भी ये माना जाता है कि जो प्लाऊ है वो उसका प्रयोग पहली बार नाइल रिवर सिविलाइजेशन में किया गया होगा। इसके अलावा जो मिरर के जो है कॉपर मिरर के प्रयोग की बात आती है, तो जो रॉयल फैमिलीज थी या जो नोबिलिटी थी, वो कॉपर पॉलिश्ड जो है जो तांबे की पॉलिश किए हुए अपना दर्पण का उपयोग करते थे अपने मेकअप के लिए और अपने इसके लिए श्रृंगार के लिए। इसके अलावा एक पेपिरस नाम का पौधा है, और उस पौधे से एक जो उसका जो जो उसका जो एक ये निकलता है, उससे उसमें पोस्टर बनाने के लिए, पेंटिंग्स के लिए, उसके टुकड़ों पे लिखने का, चित्र बनाने का काम किया जाता है। पेपिरस पेपिरस में के पौधे से ये तनों से प्राप्त होता है एक stems from the flexible seed obtained from the stem of papyrus plant। तो उसके तने से एक मतलब लचीला मिलता है, और उसमें हम लिखने का काम और पेंटिंग का काम करते हैं। ये कुछ है। मेडिसिन की बात करें तो ट्रीटमेंट को लेके वो बहुत, जैसा मैंने बताया कि इंसान के मरने के ऊपर बहुत सारे लेप लगाए जाते थे ताकि बॉडी खराब ना हो और फिर से नए जीवन की बात आती है। ये एक परंपरा दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की सर्जरी की बात आती है। हेड हेड इंजरी होने पर भी, ट्यूमर को निकालने की, और अलग अलग प्रकार के जो इंजरीज, 28 टाइप ऑफ इंजरीज के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका ऑपरेशन वो लोग करते थे, ऐसा मिलता है। अब हम बात करते हैं साथियों कि सोशल ऑर्डर क्या था। सोशल ऑर्डर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और जब मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, तो उसी को हम मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूं। और ये जो फिगर देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि बीच में जो डायग्राम बना हुआ वो ना बनाए, लेकिन ये जो एक शेप बना हुआ है पिरामिड का, इस पिरामिड को जरूर बनाए, और जिस क्रम में लिखा हुआ है इसको जरूर लिख दे। आंसर लिखने में या आप लिखते हैं तो ये एग्जामिनर को अच्छा फील होगा, और आसानी से आप समझा पाएंगे। तो पहले इसमें फराव है, सेकंड में गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसमें मैंने आपको विजियर को बताया था, प्रिस्ट हैं, नोबल्स हैं, थर्ड नंबर पे सोल्जर्स हैं, उसके बाद स्क्राइब्स हैं। स्क्राइब्स मतलब जो लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे, ओवरसियर या लिखने वाले। फिर उसके बाद है मर्चेंट्स आ जाते हैं, मर्चेंट्स यानी व्यापारी गण आते हैं। उसके बाद फिर क्राफ्ट्समैन जो हस्तकला से संबंधित जो लोग थे। उसके बाद से पीजेंट्स यानी किसान, और सबसे अंत में दासों की स्थिति आती है। इसको बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, और उसी क्रम को यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में बताया है। मैंने बताया कि फराओ जो है गॉड ऑन अर्थ एंड अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में देखा गया है। जो हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में मैंने बताया विजियर, जो चीफ ट्रेजरर भी था, आर्मी का भी प्रमुख था, और लीगल्स इसका भी प्रमुख था। तो इस प्रकार से प्रिस्ट्स और नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं, सोल्जर्स हैं। इस तरीके से
ये जो आप देखिए, पिछला जो फिगर आप देखा आपने पिरामिड के शेप में, उसी को हमने डील किया है। आंसर लिखते समय भी आप यही काम करें कि पहले इसमें आप डायग्राम बना दें और फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में कर दें, इससे आपका आंसर आकर्षक हो जाएगा। फिर समाज की बात करें तो समाज में किसानों की भूमिका बहुत प्रमुख थी, और जो लैंड है उसका स्वामी तो फराव ही था, फराव के पास ही था, और किसान अपना लेबर जो उसमें डालता था। इसके अलावा जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी अपनी भूमिका थी, और किस क्राफ्ट्समैन को किसानों से ऊपर दर्जा था, उसके ऊपर पृष्ठ से, और जो जिनको हम स्क्राइब्स कहा गया है वो उनका उनका आता था। पुजारी थे, चिकित्सक थे, इंजीनियर थे, इस प्रकार के लोगों का देखा। उसके बाद समाज में सबसे शाही परिवार इसमें देखा गया। उसके बाद सबसे अंत में जो आता है वो है आपका स्लेव्स, गुलाम। और देखिए, तमाम उन सभ्यताओं में हम गुलामों के बारे में बात करते हैं, लेकिन गुलाम जो है घरेलू काम के रूप में भी, एग्रीकल्चर स्लेव्स के रूप में भी हम देखते हैं, और उनको खरीदा बेचा जाता था, इस प्रकार की चीजें हमको मिलती हैं। अब अंत में मैं जो 2 स्लाइड्स हैं या 3 स्लाइड में मैं आपको बात करूँ कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो ये माना जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, और उनके कानूनी अधिकार जो है उनके लिंग के आधार पर नहीं, उनके सामाजिक पर, यानी कि समाज में जिस क्रम पे हैं, उस क्रम के आधार पे उनके अधिकार थे। और ये भी कहा गया कि महिलाओं को संपत्ति का प्रबंध करने का अधिकार था, उसकी इच्छानुसार खरीद सकती थी, बेच सकती थी, और वो अपने उसको लीगल जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकती थी, उसके विल्स और विटनेस के रूप में भी यूज़ कर सकती थी। इस प्रकार की चीज़ें हमको देखते थे। फिर इसके अलावा अपने बच्चे नाम पर बच्चों को गोद ले सकती थी। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, और प्राचीन मिस्र की एक महिला कानूनी तौर पर, और ये भी मिलता है कि इजिप्शियन जो वुमन है वो लीगली कैपेबल थी। तो इस तरीके की चीज़ हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर है बाकी सभ्यताओं की तुलना में। अब इसके बाद हम बात करें कि जब मैरिज की बात आती है या अलग इसकी बात करते हैं, तो उनकी स्थिति दूसरे समाज की तुलना में बेहतर है। मतलब जैसे हम मेसोपोटामियन की बात कर रहे हैं या और दूसरी सभ्यताओं की बात करें तो। और डाइवोर्स को लेके कोई किसी प्रकार का कोई स्टिग्मा नहीं था, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी कि डाइवोर्स लेके, लेकिन डाइवोर्स के बाद भी जीवन अच्छा हो सकता था, और इसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं था। तो साथियों, आप ये देख रहे हैं, और ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, और इसमें जो मैंने आपसे बात की, तो मैंने पहले बात की कि मैप के माध्यम से बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी ज्योग्राफी क्या है, उसके बाद फिर मैंने आपको इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आर्मी के बारे में, यहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में, इनकी डिस्कवरीज के बारे में, और अंत में सोशल स्टेटस और महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की। तो मिस्र की सभ्यता की विशेषता यदि पूछता है, तो आपको ये इन पॉइंट्स में आपको लिखना, आपके पास कितना समय है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके आधार पे आप इसको लिखें। यदि इसमें से 2-3 क्वेश्चन अलग-अलग बन सकते हैं। यदि पूछा जाए कि मिस्र के धर्म के बारे में लिखें, उसमें एक छोटा आंसर बन जाता है। मिस्र के समाज के बारे में लिखें, उसमें भी एक छोटा आंसर बनता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कम 3 से 4 प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। इसमें मैंने पर्याप्त मैटर दिया हुआ है, और जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो फैक्ट्स सही हों। एक मैं अपनी तरफ से, मेरा एक सबमिशन है कि जो हिंदी अनुवाद है उसमें कहीं-कहीं पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, और उसको, लेकिन यदि आप थोड़ा-सा कॉशियस हैं और आप उसको लेके सावधानी बरतें, तो कृपया एक बार अंग्रेजी वर्ज़न को देख लें, और उसके बाद फिर उसको देखें। नहीं तो इससे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। और ये हालाँकि कोशिश मैंने की है कि ये गलतियाँ कम हों, लेकिन फिर भी चूँकि समय का अभाव होता है, और इस कारण से कई बार मैं बहुत समय कम मिल पाने के कारण मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि आपको लगभग 100% सही मैटर हो, और वो अंग्रेज़ी वर्ज़न में लगभग आपको बिल्कुल 100% सही चीज़ें हैं, और फैक्ट्स उसके चेक की गई हैं, और जितने आपके लिए जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, उसका जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, इसमें इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि इसके लिए अलग-अलग कई सोर्सेज़ के माध्यम से आपके सामने मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मेरा बस अनुरोध है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें, और अपना नोट्स बना लें, और देखिए, वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एक अपना नोट्स भी बनाएँ।
और जो पावर पॉइंट जो जो आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड आ रही है, उसको जरूरी है कि आप एज इट इज ना लिख के उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, उसमें संक्षिप्त कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। और हर हेडिंग आप दे दीजिए, हेडिंग ऐसे ही चलेगा जैसा दिया हुआ है, उस हेडिंग के साथ आप अपने पॉइंट्स अपने तरीके से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें 10 या 12 15 पॉइंट दिए हैं, आप 4 या 5 पॉइंट लिख लीजिए, तो वो आंसर आपका काफी। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे बस ये कहूंगा कि रिकॉर्डिंग